अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है री एजुकेशन, जो कि मैंने इस बुक से लिया है काइनेसोलॉजी बाय डीना गार्डनर। इसका जो चैप्टर 17 है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, उसमें से मैंने ये टॉपिक लिया है। ये हमारे पास टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का। इसमें मैंने ये सारे जो 2 पेजेस हैं, ये पेज और इन कोऑर्डिनेशन का जो टॉपिक है, ये मैंने पार्ट 1 में इसके एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक ऊपर आपको कार्ड में शो हो रहा होगा। आप उस वीडियो को जाके देखें ताकि आपको ये पहले जो चीज़ है इसमें री एजुकेशन से पहले जो चीज़ें लिखी हैं वो समझ आए। तो आज इस वीडियो में आपको मैं री एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम री एजुकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एजुकेटिंग समथिंग विच इज़ ऑलरेडी नोन बाय इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि हम पेशेंट को वो चीज़ दोबारा से उसको मेमोराइज करवाएं, उसको एजुकेट करवाएं, जो चीज़ वो पहले से उसको पता हो लेकिन वो किसी वजह से उसको भूल गया हो, या किसी इंटरफेरेंस या किसी भी वजह से, किसी इंजरी की वजह से वो चीज़ पहले वो कर रहा होगा लेकिन इंजरी के बाद वो चीज़ उससे नहीं हो पा रही होगी। तो हम पेशेंट को दोबारा से री एजुकेट करवाएं, उसको एजुकेट करवाएं, उसको मेमोराइज करवाएं, उसको बार बार वो चीज़ करवाएं ताकि उसकी जो मेमोरी है वो दोबारा से बिल्डअप होना शुरू हो जाए। तो उसको हम कहते हैं री एजुकेशन। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम री एजुकेशन जो होती है फिजियोथेरेपी में क्यों करवाते हैं। इसका जवाब ये है कि री एजुकेशन जो होती है फिजियोथेरेपी में इसलिए होती है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो होती हैं वो हम लोग रोज़ाना कर रहे होते हैं। हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर पेशेंट या हर बंदा जो है वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स कर रहा है। लेकिन अगर कोई भी ट्रॉमा या एक्सीडेंट या कोई भी इंजरी की वजह से जब कभी ये न्यूरोमस्कुलर जो पाथवे है डिस्टर्ब हो जाए, तो उससे क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स में, जिसकी वजह से जो पाथवे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट जो होता है वो इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप हमारे पास एक स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है। अब उस पेशेंट को स्ट्रोक से पहले जो है वो नॉर्मल मूवमेंट्स कर रहा था, उसका हाथ भी ठीक था, उसको वो चल भी सही रहा था, लेकिन एकदम से उसको स्ट्रोक के सिम्टम्स आए और उसको स्ट्रोक हो गया, तो उसकी एक साइड पैरालाइज हो गई। अब क्या हुआ, जो वो नॉर्मल मूवमेंट्स तो पहले कर रहा था लेकिन स्ट्रोक के बाद क्या हुआ कि वो उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज होगी इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स में, और वो अब इन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स कर रहा है। तो हम इसीलिए री एजुकेशन करवाते हैं ताकि जो उसकी इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स है उसको वो ओवरकम कर सके, और जो उसकी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स है जो उसको भूल गई हैं, जो वो पहले कर रहा था, उसको दोबारा से पेशेंट को मेमोराइज करवाएं और उसको याद करवाएं कि ये तुम पहले ये वाली ही मूवमेंट्स कर रहे थे, ताकि उसको दोबारा से वो उसका प्रोसेस शुरू हो और वो दोबारा से वही वाली मूवमेंट्स करना शुरू हो जाए जो उसकी नॉर्मल मूवमेंट्स है। अब सवाल ये होता है कि हम इस री एजुकेशन प्रोसेस को करवाते कैसे। इसमें हम क्या करवाते हैं, द यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव नर्वस पाथवे। इसका मतलब है कि हम एक अल्टरनेट नर्वस पाथवे को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिसमें पूरा जो नर्वस पाथवे है या इम्पल्सेस हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स करवाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी इम्पल्सेस ब्लॉक्ड हों। तो क्या होता है कि जो मूवमेंट डिस्टर्ब है या जो कोई सी भी जो मसल नहीं काम कर रहा, वही सिर्फ इम्पल्स ब्लॉक होगी, पूरा पाथवे ब्लॉक नहीं होता। तो इस तरह क्या होता है कि हम जो चीज़ हमारे पास ब्लॉक्ड है वो तो ब्लॉक्ड है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी नर्वस इम्पल्सेस हैं या नर्वस पाथवे हैं जिसमें से वो इम्पल्सेस जा रही हैं वो तो सही हैं। तो हम उन्हीं को ट्रेन करते हैं और उन्हीं को ट्रेन करके हम पेशेंट को री एजुकेट करते हैं, बार बार उन्हीं इम्पल्सेस को ट्रिगर करवाते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं, बार बार उन्हीं इम्पल्सेस को यूज़ करवाते हैं ताकि वो एक नया पाथवे जनरेट करें और उससे क्या हो कि एक नया पाथवे, अल्टरनेट पाथवे जो है वो डेवलप हो और एक पेशेंट जो है आसानी से वो मूवमेंट कर सके। लेकिन जब भी हम नर्वस पाथवे, अल्टरनेट नर्वस पाथवे यूज़ करते हैं तो पहले पेशेंट को बड़ी मुश्किल होगी ये करने में, और बाद में जब वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को परफॉर्म करता रहेगा उसके लिए ये ईजी होता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो आसानी से वो मूवमेंट कर पाएगा। तो इसका मतलब कि हमें इसमें अल्टरनेटिव नर्वस पाथवे यूज़ करना चाहिए, जिसको हम आजकल न्यूरोप्लास्टी भी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इसका नाम है, मैं इधर लिख देती हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि इसमें हम एक अल्टरनेटिव नर्वस पाथवे यूज़ करते हैं
ठीक है, और उससे हम पेशेंट को री एजुकेट करवाते हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं कि मसल की कंडीशन कैसी है, ठीक है। री एजुकेशन करवाने से पहले मसल की कंडीशन, पेशेंट की जो मसल्स हैं उनकी कंडीशन पता होगी तो हम पेशेंट को री एजुकेट आराम से करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब मैंने आपको जो मेरी पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको कुछ कॉजेज़ बताए थे कि मसल वीक भी हो सकता है, फ्लैसिड भी हो सकता है। इनकोऑर्डिनेशन की कुछ कॉजेज़ बताई थी कि वीक होगा या स्पास्टिक होगा मसल, तो इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स जो होती हैं उसकी वजह से हो सकती हैं। तो क्या है कि अगर मसल स्पास्टिक है तो हम पेशेंट के जो मसल्स हैं पहले उसको रिलैक्स करेंगे ताकि जो उसकी स्पास्टिसिटी है वो कम हो, और फिर वो हम उसको पेशेंट को दोबारा से मूवमेंट्स करवाएंगे, उसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि वो आराम से कर सके, कोई उसकी रेजिस्टेंस बीच में ना आए। इसी तरह अगर कोई मसल वीक है या फ्लैसिड है तो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम पहले मसल की जो है वार्म अप कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स कर रहे हैं, और फिर हम उसकी मूवमेंट कराएंगे तो पेशेंट जो है आराम से वो मूवमेंट कर पाएगा, और जो उसके री एजुकेशन का सारा प्रोसेस है वो भी आराम से हो सकेगा। अब हम प्रिंसिपल ऑफ री एजुकेशन देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ री एजुकेशन में हम देखेंगे कि जो इनकोऑर्डिनेशन की कॉजेज़ थी कि मसल वीक है या स्पास्टिक है या सेरेब्रल एटेक्सिया हुआ है, उसकी काइनेस्थेटिक सेंसेशन है वो लॉस हुई है, तो उनमें हम कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करवा सकते हैं कि पेशेंट जो है उसकी री एजुकेशन कैसे हो सकती है। तो हम इस टॉपिक में उन सारे कॉजेज़ को और उनकी सारी एक्सरसाइज को देखेंगे कि किस तरह से हम उस एक्सरसाइज को पेशेंट को करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वीकनेस और फ्लैसिडिटी ऑफ द पर्टिकुलर मसल ग्रुप। इसका मतलब है अगर एक मसल कोई भी पेशेंट का वीक है या फ्लैसिड हुआ हुआ है तो उसमें हम क्या करवाते हैं। सबसे पहले बात तो कि कोई भी मूवमेंट करवाने के लिए जो बहुत सारे मसल्स जो होते हैं वो आपस में काम कर रहे होते हैं तो एक मूवमेंट होती है, ठीक है। अब एक मसल है अगर वो वीक है या उसकी फ्लैसिड हुई है तो बाकी मसल्स को हम ट्रेन करवाएंगे, बाकी मसल्स में हम स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे ताकि वो वाली जो मसल्स हैं वो ट्रेन हो, वो री एजुकेट हों और वो वाली मूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम रैपिड ROMs करवाते हैं ताकि मसल्स की जो स्ट्रेंथनिंग है वो इंक्रीज़ हो और जो पेशेंट है वो उन मसल्स को यूज़ करे और उनकी जो पर्टिकुलर मूवमेंट है वो जो करना चाह रहे हैं वो उसको कर सके आसानी से। दूसरा है कि स्पास्टिसिटी ऑफ मसल। अगर मसल स्पास्टिक है तो हम सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक करवाते हैं ताकि मसल पहले रिलैक्स हो, क्योंकि पेशेंट की जो मसल अगर स्पास्टिसिटी में है तो जो मसल है बड़ा सा रिजिड सा होगा, ठीक है, वो हार्ड सा होगा, तो पहले उसको रिलैक्स करना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम क्या करवाते हैं, स्लो एंड सस्टेन ROMs करवाते हैं। हम पेशेंट को कहते हैं आराम आराम से उसकी स्ट्रेचिंग्स टेक्निक करवाते हैं, स्लो और सस्टेन, थोड़ा सा रुक रुक के उसकी ROMs करवाते हैं और फिर एक्टिव मूवमेंट्स करवाते हैं ताकि जो उसकी स्पास्टिसिटी है वो कम हो और पेशेंट आसानी से मूवमेंट कर सके। अब हम देख लेते हैं सेरेब्रल एटेक्सिया। सेरेब्रल एटेक्सिया में क्या होता है कि सेरिबेलर जो होता है वो इनकोऑर्डिनेशन में चला जाता है, उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और सारी जो उसकी मूवमेंटें होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। तो सेरेब्रल एटेक्सिया में अगर हम बार बार उसकी री एजुकेशन करवाएं तो वो इसलिए होगी कि हम बार बार एक नर्वस पाथवे को यूज़ कर रहे हैं, उसकी नर्वस पाथवे जो है वो बार बार रीजनरेट हो रहा है, उसकी वजह से वो मूवमेंट आसानी से कर पाएगा। और दूसरा कि जो सेरिब्रम होता है वो जो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कंपनसेट कर सके जो सेरिबेलर का फंक्शन है, तो सेरिब्रम उसको वो कंपनसेट कर सकता है, तो उसमें इतनी कैपेसिटी होती है। फिर हम देख लेते हैं कि हम अगर मसल वीक होता है तो हम वीकनेस के लिए स्ट्रेंथनिंग मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि मसल जो है उसमें वीकनेस ख़त्म हो सके। तो ज़्यादा हम पेशेंट को होल्डिंग टेक्निक्स पे रखते हैं, मतलब कि हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि मसल्स में क्या हो, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में हम होल्डिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं ताकि जो होल्डिंग से ये होता है कि पेशेंट की जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती है। रेजिस्टेंस जब इंक्रीज़ होगी तो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी खुद ब खुद इंक्रीज़ होगी और जो मसल है वो खुद ब खुद ट्रेन होता रहेगा और जो है पाथवे, जो नर्वस पाथवे है, जो अल्टरनेटिव नर्वस पाथवे है, खुद ब खुद रीजनरेट होगा और इस तरह से पेशेंट की जो एजुकेशन है री एजुकेशन होती रहेगी।
अब हम देख लेते हैं लॉस ऑफ काइनेस्थेटिक सेंसेशन। काइनेस्थेटिक सेंसेशन जो होती हैं वो हमें बताता है कि हमारा जॉइंट इस वक्त किस जगह पे है, हमारी बॉडी या हमारा मसल क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो काइनेस्थेटिक सेंसेशन अगर लॉस हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रही। तो इसको कंपनसेट या इसको हम कैसे री एजुकेट करवाएंगे। अब काइनेस्थेटिक सेंसेशन तो लॉस होगी, हम जो हमारे सेंस ऑफ साइट है, मतलब देखने की जो सलाहियत है, हम उसको यूज़ करके पेशेंट को री एजुकेट करवा सकते हैं। हम मिरर थेरेपी करवा सकते हैं, पेशेंट को सामने मिरर के बिठा सकते हैं और उससे कहते हैं कि अपना हाथ हिलाओ, बार बार अपना मूव करो। जो वो पहले हिला पा रहा था लेकिन किसी वजह से, किसी डैमेज की वजह से वो नहीं हिला पा रहा, तो उसको हम मिरर के सामने बिठा देंगे कि वो अपनी आंखों के ज़रिए शीशे में देखेगा और उसको वो विजुलाइज करेगा कि उसका हाथ मूव कर रहा है। तो वो बार बार जब ये चीज़ करेगा तो उसके दिमाग में ये मैसेज जाएगा और फिर वो बार बार एक नर्वस पाथवे जनरेट होगा, न्यूरॉन्स डेवलप होंगे। इस तरह से ये जो री एजुकेशन है ये इस तरह से काम करती है। अगर आपने इसमें से कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।